हेलो बच्चों बच्चों आज 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका नाम है वेव्स। 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन लास्ट यूनिट है, लेकिन वेव्स के बारे में हम 5 या 6 लेक्चर लगेंगे। एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनना, वेव्स की हर चीज क्लियर होगी बच्चों। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो वेव्स। क्या डालो बच्चों? वेव। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, वेव्स के बारे में सबसे पहले बच्चों मुझे एक बात बताना, डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम आर कोल्ड वेव्स। मतलब अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो कहीं भी तो उसको हम वेव्स बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इसमें अलग कुछ दूसरी स्टेटमेंट नहीं है। तो लिखो द डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम, द डिस्टरबेंस इन ए मीडियम आर कॉल्ड वेव्स बच्चों, आर कॉल्ड वेव्स। ठीक है, नोट करते चलना। डिस्टरबेंस ऑफ ए मीडियम आर कॉल्ड वेव्स। बच्चों दो टाइप की वेव्स होती है, एक तो मैकेनिकल वेव्स और एक नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेव्स। क्या होती है बेटा? टाइप्स ऑफ वेव्स। एक एक चीज क्लियर करेंगे। डिस्टरबेंस, मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं डिस्टरबेंस ही क्रिएट कर रहा हूँ ना बेटा, उस डिस्टरबेंस को भी हम वेव ही बोलेंगे। तो हर डिस्टरबेंस है, पानी में डिस्टरबेंस है, चाहे एयर में डिस्टरबेंस है, ऐसे हाथ मार दिया पार्टिकल में, सब डिस्टरबेंस है बच्चों। तो उस डिस्टरबेंस को हम किसके टर्म में बोलेंगे? वेव्स है वो। क्लियर है ना? तो सबसे पहले दो टाइप की वेव्स होती हैं। फर्स्ट बेटा मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ध्यान से सुनते चलना। और जो सेकंड है बच्चों वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर है ना? अब बात आती है सर मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, नॉन मैकेनिकल के बीच में डिफरेंस क्या है। देखना बच्चों, अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की बात करता हूं, इसके लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने कहा सर वेव्स तो होता ही मीडियम की डिस्टरबेंस है, तो ये नॉन मैकेनिकल वाला पार्ट कहां से आया बच्चों? यहां भी आप लोगों को मीडियम मिलेगा, लेकिन वो मीडियम क्या होगा? खुद अपना ही मीडियम होगा। मतलब उस वेव का अपना खुद का ही मीडियम होगा, जिसको हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है ना? तो मतलब इसके बारे में, हालांकि 12th क्लास का पार्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में भी डिस्कस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखो कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं बेटा। तो लिखो इट इज ए, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन लिखो बच्चों। ए वेव्स which requires मटेरियल मीडियम, जिसको पहले से मीडियम की जरूरत है, खुद पैदा नहीं कर रहा बेटा, वो मीडियम के अंदर ही जाएगी। वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, फॉर प्रोपेगेशन बच्चों, जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वो खुद मीडियम नहीं बनाती बेटा, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल का पार्ट है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ मैं आपको दे रहा हूं। जैसे साउंड वेव्स, साउंड वेव्स बच्चों। सेकंड है वाटर वेव्स, पानी में जो लहरें उठती हैं बच्चों, वाटर वेव्स, वाटर वेव्स, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कौन सा बच्चों? मैकेनिकल। इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्लियर है ना? ये किसी मीडियम खुद नहीं बनाती, यानी कि खुद मीडियम बनाने का मतलब आपको नॉन मैकेनिकल में बताऊंगा। क्लियर है ना? तो देखो बेटा, ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना, इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। चाहे वो साउंड वेव्स की बात करें बच्चों, चाहे वो वाटर वेव्स की बात करें, इन दोनों में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको कैसा, देखो ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना, इस मैकेनिकल वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, दो टाइप की मूवमेंट होती है बेटा। तो क्या लिखोगे बोलो? मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। हेडिंग डालो मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल वेव्स बेटा, मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। फिर नॉन मैकेनिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल वेव्स, ये इसकी मूवमेंट कैसी होती है? सबसे पहले एक तरीका होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्सल। क्लियर है ना बेटा? तो इनकी जो मूवमेंट होती है ना, यानी कि जो वेव्स की जो मूवमेंट होती है, वो दो तरीके से पॉसिबल है बच्चों। एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्या है बोलो? ट्रांसवर्स। क्लियर है ना? लॉन्गिट्यूडनल का नेचर क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। देखो बेटा, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप है मूवमेंट के, कि वो डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ती है, वो डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ती है, उसकी दो कैटेगरी बनाई। एक तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, दूसरा कौन सा बच्चों?
ट्रांसवर्स नेचर है, क्लियर है ना। तो इसलिए वो मूवमेंट के टाइप्स हैं, क्लियर है ना, कि आपको किस तरीके से वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ती है। लेकिन टाइप्स तो दो ही होते हैं, या तो मैकेनिकल या कौन सा बच्चों, नॉन मैकेनिकल, क्लियर है ना। एक मैटर वेव्स भी होती है, लेकिन वो भी एक पार्टिकल ही होता है, वो मैं आप लोगों को मैटर वेव्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो एक पार्टिकल के साथ जुड़ी होती है, उसको रियल में एक पार्टिकल ही बोलते हैं, चाहे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जब वो चलते हैं ना तो उनको मैटर वेव्स बोलते हैं, क्लियर है ना। लेकिन जो वेव्स सिंपल डिस्टरबेंस से, खुद के किसी अलग डिस्टरबेंस से पैदा हो रही है, वो दो ही होती है, तो मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, क्लियर है ना बेटा। तो सुनो ध्यान से, मैकेनिकल मूवमेंट में सबसे पहले लिखो ट्रांसवर्स नेचर, बेटा लिखो ट्रांसवर्स नेचर है, डालो अपनी कॉपी में ट्रांसवर्स, ठीक है। मर्जी है, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ेंगे, दोनों पढ़ना है हम लोगों ने, तो ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर भी। तो देखो बेटा, ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव, हेडिंग डालो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव, नेचर ऑफ द वेव। अब सुनना बच्चों, ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, ये ऐसा नेचर होता है जिसमें जो मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट जो होती है बच्चों, वो पार्टिकल के ऑसिलेशन से परपेंडिकुलर मूव करती है। जैसे मैंने कहा कोई पार्टिकल है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया ऐसे ऐसे ऊपर के साइड, ठीक है ना। अगर वो जैसे आपने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, अगर वो वेव्स ऐसे ऐसे आगे बढ़े, मतलब वो डिस्टरबेंस एक पार्टिकल को दी और उसकी वजह से सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, मतलब इस तरह से बेटा, मतलब देखो इस तरह से, मतलब पार्टिकल को दी ऐसे डिस्टरबेंस और उसकी वजह से इस तरह से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रही है, तो हम कहेंगे पार्टिकल तो ऑसिलेट वाई में कर रहे हैं और डिस्टरबेंस एक्स में मूव कर रही है। तो इसका मतलब जिसमें जो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल है बच्चों, वो उस मूवमेंट के परपेंडिकुलर हो, क्लियर बात है ना। मूवमेंट मतलब एक्स एक्सिस, ऑसिलेशन मतलब वाई एक्सिस, क्लियर है। तो इसको हम कौन सा नेचर बोलेंगे, ट्रांसवर्सल नेचर है सर, ये तो ट्रांसवर्सल नेचर मूवमेंट है, क्लियर है ना। तो इसलिए इसमें जो स्टेटमेंट बनानी है वो यही है बेटा, यानी कि इट इज अ वेव, इट इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट लिखो बेटा, ये कैसी मूवमेंट है, टाइप मूवमेंट ऑफ, इट इज टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच, जिसमें क्या होता है बच्चों, द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू दी, पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव बच्चों, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स, क्लियर है ना, वेव्स। अब आप कहोगे सर ये क्या, देखना इसमें पार्टिकल ऑसिलेट किसी और डायरेक्शन में हो रहे हैं और मूवमेंट, देखो बेटा पार्टिकल ऐसे जंप करवा दिया, क्लियर है ना। और जंप करने से एक बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब पार्टिकल जंप करेगा ना, मान लिया बेटा पार्टिकल ने ऐसे एक पार्टिकल को जंप करवा दिया वाई एक्सिस में, क्लियर ना, उसकी वजह से उसके पड़ोस वाले पार्टिकल में डिस्टरबेंस आई, फिर उस पड़ोस वाले में, देखना बेटा समझो, क्लियर है ना। अब बात ये आती है कि जब मैंने पार्टिकल को ऐसे डिस्टर्ब करवाया, तो इस डिस्टरबेंस को ऐसे मीडियम में जाना है, देखो इस डायरेक्शन में ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ी है, एकदम कभी भी सारे पार्टिकल को ऑसिलेट नहीं करवाते, टाइम तो लगता है ना। जैसे मैंने फर्स्ट पार्टिकल करवाया, फिर वो डिस्टरबेंस इधर भी गई और बच्चे वो डिस्टरबेंस इधर भी है, क्लियर बात है ना। तो इसका मूवमेंट हुई ना इस डायरेक्शन में, और मैंने ऑसिलेट तो एक पार्टिकल करवाया है, मतलब डिस्टरबेंस यहां से शुरू हुई है बेटा, ये डिस्टरबेंस का पॉइंट है, ये डिस्टरबेंस पॉइंट है बच्चों, याद रखना। और इस डिस्टरबेंस ने इधर भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी बच्चों, और इस डायरेक्शन में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी, तो हम कहेंगे सर सारे पार्टिकल ही तो ऑसिलेट करने लगे, क्लियर है ना। मतलब ये वेव जो है, ये डिस्टरबेंस में एक पार्टिकल डिस्टर्ब करोगे तो बेटा सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन ये पार्टिकल कहीं जाएगा नहीं, ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा, अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन जो पड़ोस के पार्टिकल्स उसके टच में हैं, वे बेटा वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये डिस्टरबेंस पूरे मीडियम में फैल जाएगी, तो उसको बोलेंगे सर वो तो ट्रांसवर्सल नेचर है, क्लियर है ना। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट, जो डिस्टरबेंस मैंने फर्स्ट पार्टिकल को दी है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्यों सर नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ये इलास्टिक नेचर है बच्चों, याद रखना। ट्रांसवर्स वेव उसी मीडियम में आगे बढ़ेगी जिसका नेचर इलास्टिक होगा, यानी कि अगर इलास्टिसिटी ब्रेक होगी ना तो एक ही पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा, अगले साइड पार्टिकल की मूवमेंट नहीं जाएगी, डिस्टरबेंस नहीं जाएगी। मतलब देखो, मतलब मेरा हाथ है बच्चों, ध्यान से देखना, मेरा ये हाथ है, अब ये स्ट्रेट है, अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट करवाऊंगा ना, ऐसे बेटा देखना ये शेप, यानी कि अगर ये मेरा हाथ यहां से ब्रेक हो गया, पार्टिकल ऊपर चला गया, तो दूसरी डिस्टरबेंस यहां नहीं पहुंचेगी ना यहां जाएगी,
मतलब अगर ये जुड़ी है तभी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करोगे तो अलग अलग जगह पे पार्टिकल की डिस्टर्बेंस आएगी, यानी कि ये जो कनेक्टिविटी है ये होनी जरूरी है बच्चों। इसको इलास्टिक नेचर बोलते हैं। अरे भाई मेटल का तो इलास्टिक नेचर है, तो इसका मतलब उस इलास्टिक नेचर की वजह से एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है, दूसरा पार्टिकल थर्ड के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट जंप करने लग रहा है, उसका स्टार्टिंग उसका दूसरे वाले से कोई जुड़ाव नहीं है, नहीं बेटा, ये आपस में सारे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कनेक्टेड का मतलब इलास्टिसिटी है वहां पे, क्लियर बात है ना, वो नेचर इलास्टिसिटी का डिनोट करता है। तो इसलिए कई बार ट्रांसवर्स नेचर को हम बोलते हैं इलास्टिक नेचर ऑफ द वेव। ये दो एक ही बात है बेटा, इलास्टिक नेचर ऑफ द वेव भी बोल सकते हैं, इलास्टिक नेचर ऑफ द वेव, क्लियर है ना। अब देखना अगला पॉइंट। सर ठीक बात है सर, एक बात तो है, इलास्टिसिटी तो या तो सॉलिड में हो सकती है या लिक्विड में हो सकती है, क्लियर है ना। गैस में तो हो ही नहीं सकती, गैस में तो एक पार्टिकल दूसरे इसके इंडिपेंडेंट होता है, एक जंप करता रहेगा तो पड़ोस में दूसरा रुका रहेगा, ठीक है, करता रहे भाई जंप। मतलब है इसको अंदर कनेक्टिविटी तो होती नहीं है गैस में, लेकिन हाँ लिक्विड के अंदर कनेक्टिविटी बनी रहती है बेटा सरफेस टेंशन की वजह से। कौन सी बोलो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, क्लियर है ना। और सॉलिड के अंदर तो ऑब्वियस बात है बेटा इलास्टिक बॉन्डिंग होती है ना, उसकी वजह से इलास्टिसिटी बनी होती है। तो इसका मतलब गैस में ट्रांसवर्स वेव मूव नहीं करती है बच्चों, इसमें मूव करती है ओनली सॉलिड में और लिक्विड में। तो ये बात लिख लेना बच्चों कि ट्रांसवर्स मूवमेंट जो है ओनली सॉलिड और लिक्विड में मूव करेगी, गैस में कभी मूव नहीं करेगी बच्चों, क्योंकि गैस के अंदर एक पार्टिकल तो जंप करता रहेगा बच्चों, उसकी वजह से दूसरे पार्टिकल इंडिपेंडेंट है बेटा, वो कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन एक सॉलिड और लिक्विड में एक उठेगा तो उसके साथ तो दूसरा भी उठेगा, फिर तीसरा भी उठेगा, फिर इधर भी उठेंगे, तो इसका मतलब पूरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी पूरे मीडियम में, क्लियर बात है ना। तो इसका मतलब एक बात समझनी है कि यहां पे इस डायरेक्शन में भी सेम बेटा, समझ रहा, मतलब ये पूरी डिस्टर्ब एक साथ उठ रहे हैं बेटा पार्टिकल, देखो एक साथ फर्स्ट गया, फिर दूसरा उठना शुरू हो गया, फिर तीसरा उठ रहा है, मतलब समझो इसका मतलब ये जो वेव्स है ना पूरे मीडियम की डिस्टर्बेंस होगी ना। तो लिखो द ट्रांसवर्स वेव कैन मूव ओनली इन, स्टार लगा के लिख लेना बच्चों, ट्रांसवर्स वेव मूव ओनली इन किसमें बच्चों, सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि वो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। सॉलिड एंड क्या है बच्चों, लिक्विड, नॉट इन दी गैस, गैस में नहीं होती है बच्चों, गैस में नहीं होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक ही जंप करता रहेगा दूसरे नहीं करेंगे बेटा, क्लियर है ना। अब बात आती है सर ठीक बात है, गैस में मैं इनकी स्पीड बताऊंगा कि सॉलिड में कितनी होती है लिक्विड में कितनी होती है, क्लियर है, ये आएगा बेटा आगे टॉपिक आएगा। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जैसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी ना, इसको सबसे पहले डिस्टर्बेंस मिली है, इसको उसके बाद मिली है, इसको इसके बाद मिली है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई ये ऑसिलेट करना जो शुरू कर रहे हैं ना बेटा, ये ऑसिलेशन क्या है, देखो कोई वेव इलास्टिसिटी में ऊपर मुंह करवा दिया, इसको ये ऐसे को ऐसे कर दिया तो वापस ऐसे भी तो आएगा ना। मतलब क्या होगा बच्चों, एक बात बताओ, क्या ये ऊपर चला गया तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, नहीं, कि कनेक्टेड है पूरा, एक ऑसिलेट करवा दिया तो फिर नीचे आएगा, वो डिस्टर्बेंस आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वेव्स है ना बच्चों वो इस तरह से प्रोपेगेट करेगी ना, ऐसे मूवमेंट हो गए, क्लियर है ना, कि एक पार्टिकल को जिसको डिस्टर्बेंस दी है वो और डिस्टर्बेंस आगे दे देगा, फिर वो नीचे जाएगा, मतलब इस तरह से बेटा पूरे मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर। एग्री कर रहे हो ना। अब क्वेश्चन ये उठता है सर जिसको डिस्टर्बेंस दी थी उसका एम्पलीट्यूड तो सबसे पहले उठेगा, एम्पलीट्यूड जाएगा, फिर बाद में उसका कम होगा तो उसका कम, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग इनका जो एम्पलीट्यूड है ना ये हर टाइम के ऊपर हर पार्टिकल का एक जैसा नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ वेव्स कहां से शुरू हुई, आपको कि सर बीच से, बिल्कुल यहां से डिस्टर्बेंस दी है सर ने इस बीच वाले पॉइंट से, बोले अच्छा इसका मतलब ये तो सबसे पहले ऊपर जाना शुरू हो गया, इसको और इसके जाने के बीच में टाइम होगा, क्योंकि एकदम वेव थोड़ी ना उठेगी बेटा, कुछ तो टाइम देगा ना दूसरे पार्टिकल को, तो वो उठना शुरू हो गया, फिर उसको तीसरे ने डिस्टर्बेंस दी, फिर वो फोर्थ ने दी, इसका मतलब उनको उठने में क्या लग रहा है, बोलो टाइम लग रहा है ना, देयर इज अ टाइम गैप, क्लियर है ना। तो इसका मतलब इसके एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आएगा, क्योंकि इनको डिस्टर्बेंस एक टाइम पे नहीं मिली है बच्चों, इन सबको अलग अलग टाइम पे डिस्टर्बेंस मिली है, बात समझ में आ गई ना। अब हम एक बात इंपॉर्टेंट जो समझनी है आप लोगों ने मेन, वो क्या है वो देखो बच्चों, सबसे पहले रब कर दूं ये चीज, हाँ गुड, नोट कर लेना भाई, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है ना, मैसेज कर देना। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, ऐसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी सर, इलास्टिक होना चाहिए क्योंकि इसका नाम इलास्टिक है, गैस में ये यूज नहीं हो सकती सर, क्योंकि गैस के पार्टिकल तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट जंप करते हैं, उसमें दूसरे
के अंदर डिस्टरबेंस नहीं दी जा सकती, तो इसलिए उसका नाम हमने बोल दिया क्या, हाँ ट्रांसवर्स। क्लियर है, ट्रांसवर्स के लिए इलास्टिक होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है सर। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट। सर एक बात बताओ, मान लिया इसको हमने डिस्टरबेंस दी, इस पार्टिकल को तो नहीं मिली उस टाइम पे, ये देखो इसको बाद में मिली, इसको बाद में मिली बेटा, तो इसका मतलब ये टाइम लग गया यहां से यहां तक। देखो बेटा ये रीजन है, जब इनको टाइम लगेगा ना, मान लिया मैं कहूं कि बताओ x दूर, यहां से x दूर वाला पार्टिकल, देखना बेटा x दूर वाला पार्टिकल ये था बेटा, कोई x दूर वाला पार्टिकल ये था, मैं कहूं बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है यहां से यहां तक, y, बताओ इसका y कितना है। तो माइंड में तो क्वेश्चन उठा सर इसका y तो अलग होगा, क्योंकि हमने तो इसके एम्पलीट्यूड डिस्टरबेंस तो ये दी है, लेकिन वो वेव्स तो आगे बढ़ रही है तो उनमें टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब इसका और इसका एम्पलीट्यूड तो बराबर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बच्चों बताओ x दूर वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, मतलब x दूर वाले का y कितना होगा। y मतलब क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड किसी टाइम पे एट टाइम t, किसी टाइम पे एट टाइम t, पता नहीं मेरा कब मन कर जाए भी इस टाइम पे बताओ सर वो 5 मीटर दूर वाला पार्टिकल कितनी ऊंचाई पे है, 15 मीटर दूर वाला कितनी ऊंचाई पे है, तो इसका मतलब जो x है ना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब जो x अगर मैं दूंगा, हर x का एक y होगा, इसका अलग y होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनको डिस्टरबेंस सेम टाइम पे मिली नहीं है। वेरी गुड, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी सेम, ये पार्टिकल और डाउन होते होते बेटा ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अब हर x का एक y होगा, y मतलब एम्पलीट्यूड, x क्या है बोलो, डिस्टेंस, जहां जिस डिस्टेंस की मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं वो कितनी दूर है मेन डिस्टरबेंस वाले पॉइंट से, कितनी दूर के पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्लियर है ना। अब सुनो सर, ठीक है, इसको एक फंक्शन से डिनोट करते हैं बच्चों, इसलिए इसमें टाइम का भी रोल है और x का भी रोल है, दोनों में याद रखना, इस y में x का भी रोल है और टाइम का रोल है, तो y जो होगा ना वो दो चीजों का फंक्शन होगा, x और t, याद रखना बच्चों। किसका होगा बोलो, x एंड t दोनों का रोल होगा बेटा। किसी भी इक्वेशन को लिखने में अगर किसी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो उनमें दो का रोल आएगा, कितनी दूर वाले पार्टिकल का और किस टाइम पे, क्योंकि ये भी तो ऑसिलेट करने लग रहा है ना, तो इसका मतलब मुझे किस टाइम पे जो है ना बेटा इसका एम्पलीट्यूड देखना है, तो वो टाइम पे एकदम क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा बेटा एकदम। फिर देखा अच्छा इस टाइम पे ये इतना था, अच्छा तो इतना सा था एम्पलीट्यूड उस टाइम पे, तो इसका मतलब मुझे किस टाइम पे वो एम्पलीट्यूड देखना है, तो टाइम, और कितनी दूर वाले पार्टिकल का देखना है वो एक्स बेटा, उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू चेंज होगी, क्लियर है ना। अब सुनो सर, ठीक बात है, y इक्वल टू एफ इंटू एक्स टी हो गया ना। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मैं टाइम ना इस डिस्टरबेंस के से स्टार्ट कर दूं, अपनी घड़ी को ऑन कर दूं, इस डिस्टरबेंस को देखते ही शुरू कर दिया, तो बेटा उस टाइम के ऊपर यहां ये वाला तो बेचारे के बाद डिस्टरबेंस गई नहीं, इसको तो ऐसे टाइम लगा वेव को जाने में। इसका मतलब अगर मुझे घड़ी की सुई अभी से स्टार्ट कर दी, मूवमेंट शुरू कर दी, ऑन कर दी, इसका मतलब टाइम तो यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि डिस्टरबेंस मैंने इसको दे दी, अब वो इनको मिलती जाएगी। इसका मतलब इसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं तो ये कहेगा इसको कि भाई तेरे को तो मेरे तो उस टाइम पे मेरे को तो बाद में पहुंचा है, तो वो क्या कहेगा मेरे को कितनी बाद में पहुंचा है, तो वो क्या कहेगा, देखो स्पीड वेव की v है मान लिया आगे बढ़ने की, डिस्टेंस कितनी है उस पार्टिकल की x, तो बताओ उसको कितने टाइम बाद पहुंचेगा, याद रखना बेटा उसका जो टाइम होगा वो होगा x इंटू इस टाइम में से बेटा x माइनस वी को माइनस कर दो। सर क्यों, क्योंकि ये वो टाइम है जिस उस पार्टिकल को जो डिस्टेंस पहुंचेगा ना इस टाइम में पहुंचेगी। x मतलब डिस्टेंस, v मतलब वेलोसिटी, कि वो x दूर था पार्टिकल, v उसकी स्पीड थी, यानी कि t टाइम, जैसे मैंने घड़ी ऑन की इसको देके डिस्टरबेंस, तो इसका मतलब उसको तो इतने टाइम में पहुंची है डिस्टरबेंस, तो t का जो फंक्शन होगा ना वो क्या होगा x बाई वी, याद रखना बच्चों, यानी कि t माइनस एक्स बाई वी, ये फंक्शन उस y वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, t नहीं है, t तो टाइम उसी टाइम ऑन कर दिया जब इसको डिस्टरबेंस दी, लेकिन मैं एम्पलीट्यूड इसका निकाल रहा हूं बेटा इतनी दूर वाले का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसको तो टाइम पहुंचने, डिस्टरबेंस को पहुंचने में भी तो टाइम लगा ना, तो इसका मतलब कितना टाइम माइनस होगा उस टाइम में से, क्योंकि सुई तो पहले शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब x और माइनस v यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रियल
उसमें से क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। एग्री करते हो ना? आप देखना अब सर y की, सर इसकी इक्वेशन क्या लिखे, देखना बेटा, इसलिए फंक्शन है ना y का, ये इक्वेशन के थ्रू लिखा जाता है कि भाई से ये इक्वेशन वेव की बोली जाती है। क्या होती है, लिखो y इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा, मैक्सिमम, उसको मैंने बोल दिया a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा वो a, साइन ओमेगा। बच्चों ये जो t है ना, इस t की जगह पता है क्या पुट करना है, x माइनस ए वी, क्योंकि ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है, लेकिन टाइम की जगह पे जो पुट करोगे ना बेटा, वो टी माइनस एक्स बाई वी पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो टाइम यहां तक जाने में पता है ना कि टी नहीं लगेगा, टी माइनस एक्स बाई वी लगेगा, क्योंकि तब ये उठना शुरू होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे। ये टी तो इसको दिया गया डिस्टरबेंस, तो जाने में टाइम भी तो लगा होगा ना, तो ये इतने टाइम बाद डिस्टरबेंस पहुंची तभी उठना शुरू हुआ होगा। तो इसका मतलब ये जो वाई है ना, ये इस टाइम का एम्पलीट्यूड है, इस टाइम का एम्पलीट्यूड। क्लियर है ना? अब सुनो सर, ठीक बात है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए इंटू साइन। अब इसको सोल्व करोगे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएंगे। इसको वेव की इक्वेशन बोलते हैं, लिख लेना वेव की इक्वेशन, वेव इक्वेशन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है ना उसके लिए माइनस है, लेकिन ये डिस्टरबेंस अगर इधर से आ रही है ना, तो अगर टाइम यहां से शुरू किया है तो वो टाइम उससे आगे था, मतलब आगे से डिस्टरबेंस आने लग रही है, और मैंने टाइम यहां से ऑन कर दिया, इसका मतलब इधर वाला टाइम तो उसके अंदर प्लस होगा ना। अगर मान लिया, अगर पॉजिटिव ये ओरिजिन है, मान लिया बच्चों, देखो ये ओरिजिन है, इस डायरेक्शन के अंदर अगर माइनस साइन आएगा तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। तो आपका जो वेव की इक्वेशन है, ये पॉजिटिव एक्सिस के लिए क्या आती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो आएगी ना, वो आएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। और बच्चों ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए वो आएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा कॉमन है बाहर, t प्लस एक्स बाई वी। सर प्लस क्यों किया, क्योंकि ये टाइम तो यहां से शुरू होने लग रहा था ना, तो मैं तो इससे पहले ही बात कर रहा हूं, इसका मतलब इस साइड वाले के लिए प्लस और इसके बाद में क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो इसलिए t प्लस एक्स बाई वी, ये होगी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस के लिए, और ये कौन सी के लिए बोलो, पॉजिटिव के लिए। क्लियर है ना? नेगेटिव के लिए पॉजिटिव बीच में, और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव बीच में। एग्री करते हो? अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वेव की इक्वेशन निकल गई ना, आपसे कुछ भी मतलब बताओ सर वेव की वेलोसिटी कितनी है ना, तो आपको ये पता स्पीड कितनी है, तो इसको क्या करोगे बच्चों, वेव की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इसी इक्वेशन से। या ये कहेगा सर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कितने से जंप करने लग रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कर सकते हो ना? उससे पहले कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है कि ओमेगा क्या होती है। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म होती है। आप लोगों को ऑसिलेशन में बताया गया होगा कि ओमेगा जो होती है ना, उसका टाइम पीरियड के साथ जुड़ा होता है। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो बच्चों, बताओ। ओमेगा को लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो y इज इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा, ओमेगा को लिख दो बच्चों 2 पाई बाई टी, लो इंटू टी प्लस एक्स बाई वी। कर सकते हो ना? ये आपको ये 2 पाई बाई टी वाला रिजल्ट याद रखना, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों, तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू ए साइन, ये मैं आपको नेगेटिव की बात बता रहा हूं, तो क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई बाई टी इंटू एक्स बाई वी। लो बेटा मैंने एंगल में इसको क्या कर दिया बच्चों, हाँ चेंज कर दिया। तो क्या क्या बनेगा रिजल्ट, देख सकते हो आप इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो बनेगा दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी, ये हो गया 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस, बेटा ये ना एक चीज देखना, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये जो v इंटू टी आया है ना, लिख लेना v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, इसको बच्चों वेवलेंथ बोलते हैं, याद रखना लैम्डा। वेलोसिटी और मल्टीप्लाई उसका टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं लैम्डा, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी कि इसको v इंटू टी को लैम्डा लिख दो बेटा यहां पे, तो क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। इसको जो 2 पाई बाई लैम्डा को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, नाम है बेटा, ये नोट करते चलना। 2 पाई बाई लैम्डा को हम k से डिनोट करते हैं, ये होता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन
कांस्टेंट, जो वैल्यू निकल के आई ना दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी प्लस इसको k से डिनोट करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा को, तो होगा k इंटू एक्स। तो आप ये बात भी याद रखना, इसको भी वेव की इक्वेशन बोलते हैं। प्लस माइनस लिख दूं क्योंकि इसके लिए माइनस होता है और इसके लिए क्या होता है बच्चों प्लस, तो प्लस माइनस लिख दिया। इसको ना इक्वेशन को हमेशा याद रखना बच्चों, अलग अलग फॉर्म होती है किसी भी वेव्स को लिखने के लिए, क्लियर है ना। तो वेव्स एक पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता, इनफाइनाइट पार्टिकल का, लेकिन वो डिस्टरबेंस उनके पास सेम टाइम पे पहुंचेगी नहीं, किसी के पास लेट पहुंचेगी, किसी के पास पहले पहुंचेगी। इसका मतलब वो डिस्टरबेंस ऐसे मीडियम में मूव करेगी। कर सकते हो ना। ये पार्ट किसका है सारा, ये ट्रांसवर्सल वेव का है। जो वेव ट्रांसवर्स होती है ना वो इस नेचर को बे करती है, साइन ग्राफ को। और एक और खास बात, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चों, ये बनता है, क्लियर है ना। ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस, फिर उसके बाद ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं सारे बेटा, तो इनको मैंने इस फॉर्म में बना दिया। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ट्रांसवर्स वेव में। कौन सी वेव में बोलो, ट्रांसवर्स, जिसको इलास्टिक वेव बोल सकते हैं। और जो सिर्फ लिक्विड और सॉलिड में मूव कर सकती है, गैस में मूव नहीं कर सकती बेटा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लियर है ना। अब ऐसा ही किसका है बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव का है, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है ना वो परपेंडिकुलर नहीं करता, वो उसी डायरेक्शन में करता है, क्लियर बात। जैसे इसको धक्का दे ऐसे ऐसे, क्लियर ना, और पार्टिकल एकदम आगे बढ़ गया। तो मतलब आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में और बताता हूं बेटा। तो हेडिंग डालो अपने कॉपी में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये इक्वेशन मैंने किसकी बताई है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, क्लियर ना। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। मैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बताता हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की इक्वेशन क्या बनेगी और वो वेव क्या होती है। तो देखना बेटा, मान लिया, हेडिंग डालो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों। सबसे पहले मान लिया मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप फील करना इस बात को। यहां पिस्टन लगा हुआ है बेटा, यहां बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये पिस्टन ऐसे मैंने बेटा पकड़ के पिस्टन को ऐसे मुंह करवा दिया, क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको पिस्टन को अंदर एकदम मुंह करवाया ऐसे, तो ये जो डायग्राम है ना ये बदल जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे बन जाएंगे। अगर मान लिया मैं पिस्टन को एकदम क्या करूं बच्चों, चलो ओपन भी छोड़ देना चाहिए, बेशक इनफाइनाइट लेंस तक बहुत सारे पार्टिकल है। लो मैंने क्या किया, मैंने इस पिस्टन को अंदर ऐसे मुंह करवा दिया, क्लियर बात ना बेटा। ये पिस्टन है ऐसे, तो क्या होगा, दूसरा डायग्राम देखना क्या होगा। ये पार्टिकल्स हैं बेटा, पार्टिकल्स हैं, क्लियर है ना। तो ये इस पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट करवा दिया ऐसे, क्लियर बात है। तो क्या होगा, नेक्स्ट इसी का डायग्राम है। ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना ये ऐसी शेप बनाएंगे, जैसे ही मैंने पिस्टन को मुंह करवाया ये यहां से दूर चले गए एकदम, समझो। ये यहां से ना क्या होगा बेटा, एकदम हट गया आगे। तो क्या किस तरह से डायग्राम बनेगा, जैसे मैंने इनको मुंह करवाया पार्टिकल कुछ दूर जाके कंप्रेस, पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे। सुनना, जब मैंने इसको यहां से ऐसे धक्का दिया ना पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे, फिर पार्टिकल है ना टकरा के ऐसे टकराएंगे, एक साथ हो जाएंगे बहुत सारे बेटा, ये इकट्ठा है। उसके बाद फिर वो पार्टिकल टकरा के एकदम दूसरों को भगा देंगे, तो दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल। टकराने के बाद, सुनते जाना, टकराने के बाद ये सिचुएशन बनेगी, पार्टिकल दूर दूर। उसके बाद फिर वो जहां टकराएंगे ना उनके जो नजदीक आएंगे टकराने के लिए, फिर वो वैसी बात है क्या आएंगे बोलो, नजदीक नजदीक आएंगे। देखते चलना बेटा, ये सिचुएशन बनी है। देखना यहां पे क्या हो रहा है, फिर देखो ये कॉलेज ऐसे मारा पिस्टन तो सारे नजदीक आ गए, फिर उल्ट टकरा के एकदम दूर चले गए, ये रेयरफेक्शन। उसके बाद फिर वो टकराने के दूसरों के पास गए तो ये कंप्रेशन, फिर वो टकरा के एकदम दूर जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, रेयरफेक्शन। देखना जब पार्टिकल कोलिजन से पहले कोलिजन करने आएंगे तो कंप्रेशन में, और कोलिजन के बाद जो दूर भागेंगे दूर दूर बेटा तो क्या होगा, रेयरफेक्शन। तो ये कंप्रेशन है बच्चों सी, और ये क्या है बोलो आर। ये दोबारा क्या बन गया बच्चों सी, और ये क्या बन गया यहाँ पे आर। तो एक बात समझना कि जब आप किसी गैस के पार्टिकल को ऐसे ऐसे मुंह करवा दोगे ना तो कभी पार्टिकल टक्कर मारेंगे तो नजदीक आएंगे, फिर टक्कर मार के एकदम दूर हट जाएंगे, फिर अगले नजदीक आएंगे। मतलब ऑब्वियस बात है पूरे सिस्टम के अंदर नजदीक और दूर नजदीक दूर होता रहेंगे, तो उसको कंप्रेशन और क्या बोल दिया बच्चों, रेयरफेक्शन। इसमें खास बात देखना, इसमें पार्टिकल उधर ही ऑसिलेट कर रहा है,
उधर ही जिधर वेव बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव की डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन क्या होती है, सेम डायरेक्शन में। क्लियर बात है। तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए तो इट इज अ वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट, जो मूव करवाई बेटा, ऑसिलेशन दिया इसको, द पार्टिकल ऑसिलेट इन सेम डायरेक्शन टू दी प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। याद रखना बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो इसका मतलब यहां पे आप लोगों को जो ग्राफ बनेगा ना, वो प्रेशर वर्सेस एक्स का बनेगा, कि एक्स के अकॉर्डिंग प्रेशर कैसे बदल रहा है। देखो एक्स के अकॉर्डिंग कभी प्रेशर कम कभी ज्यादा। देखो बेटा यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल टकराएंगे तो प्रेशर ज्यादा, टकरा के दूर हटेंगे तो प्रेशर कम गैस में, फिर टकराएंगे अगले दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर ज्यादा। तो इसका मतलब एकदम पिस्टन पे ऐसे मूव करवा दिया, तो उसकी वजह से बेटा कभी पार्टिकल नजदीक कभी दूर, और ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, सेम ऐसा ही बनेगा, सेम ऐसा ही, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, इधर प्रेशर आएगा और इधर एक्स आएगा। और वहां पे क्या था बच्चों, इधर वाई था और उधर क्या था बच्चों, एक्स था। एग्री करते हो ना। तो ये P वर्सेस एक्स का ग्राफ है। P मतलब यहां प्रेशर है, और x मतलब क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर सेम वही प्रोसेस है जैसे ट्रांसवर्स था, लेकिन ये साउंड वेव इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। साउंड वेव्स, जिसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। साउंड वेव ऐसे आगे बढ़ती हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या था बच्चों, वेव्स। कर सकते हो। तो ग्राफ ऐसा ही है, फंक्शन भी वैसा लिखा जाएगा, यहाँ प्रेशर की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे आएगा P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा T माइनस एक्स बाई वी, बट या प्लस माइनस जो लिखा था मैंने, यहाँ प्रेशर की इक्वेशन आएगी, यहाँ y की इक्वेशन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि y तो एम्पलीट्यूड तो ट्रांसवर्सल में था, यहाँ प्रेशर कभी कम कभी ज्यादा। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट ऐसे करोगे बेटा, P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा T प्लस माइनस एक्स बाई वी। ये तो बताइए ना कैसे बताया था। तो ये प्रेशर की इक्वेशन है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। साउंड वेव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स बेटा। ये तीनों में मूव कर सकती हैं, इसके लिए आपको इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है। ये गैस में भी, सॉलिड में भी और लिक्विड में, तीनों भी मूव कर सकती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लिखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपेगेट इन, किसमें मूव कर सकती है बच्चों बताओ, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। सॉलिड में मूव कर सकती है, लिक्विड में मूव कर सकती है और गैस में मूव कर सकती है, क्योंकि इसके लिए इलास्टिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, दूर दूर तो भी धक्का मारोगे तो किसी से टकराएगा वो। तो इसका मतलब इसके लिए आपको गैस के पार्टिकल इलास्टिक होने जरूरी नहीं है, उसका नेचर इलास्टिक होना जरूरी नहीं है। कर सकते हो ना। इसी के साथ ये आपके जो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन था वेव्स के बारे में मैंने दे दिया। कल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इनकी स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है। कर लोगे या नहीं बच्चों, नोट कर लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय।